हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेंगे कि भाई कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ही मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो कोई भी कंपाउंड होता है, या फिर इस दुनिया के अंदर हम लोग सॉलिड स्टेट भी पढ़ चुके हैं 12th के अंदर, तो वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें हैं उसके अंदर मैग्नेटिज्म आती किस वजह से, उसकी पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा मैग्नेटिज्म को डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले मैग्नेटिज्म। कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी चीज है, ठीक है, चाहे सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में, कोई गैस में हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो किसकी वजह से आता है, उसके पीछे चलते हैं। क्योंकि आज से पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो होता है सब्सटेंस जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है ना। तो पैरामैग्नेटिक वो होता है जो क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके अंदर, क्योंकि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डायामैग्नेटिक पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ये सब चीजें हमें पता है ना। तो उसके पीछे जान लेते हैं भाई मैग्नेटिक बिहेवियर जो आता है किसी भी कंपाउंड के अंदर वो किसकी वजह से आता है। ठीक है ना बच्चों, उसकी बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, पहले जनरल इन डेली लाइफ में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सन होता है, सन क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है ना। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है बिल्कुल सेंटर में, और इसके चारों तरफ क्या होता है, अर्थ है। ये क्या है बच्चों, ये है अर्थ। और अर्थ क्या होता है, रिवॉल्व करता है। ये क्या है, अर्थ है। ठीक है ना, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसको हम लोग ब्लू कलर के मार्कर से बना रहे हैं, ठीक है, जिससे लगे भी ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ बच्चों, है ना। अब हमें पता है सेंटर में सन है, और सन के चारों तरफ जो होता है वो जो हमारी अर्थ होता है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। यही करता है, चक्कर लगाता है उसके चारों तरफ। अब देखो होता क्या है, जब ये सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा होता है तो दो तरीके के मोशन शो करता है। समझ, तो दो तरीके के मोशन शो करता है। दो तरीके के मोशन कौन कौन से शो करता है वो देखो। जब अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है तो दो तरीके के मोशन शो करता है। ठीक है ना बच्चों, दो तरीके के मोशन शो करता है। एक तो शो करता है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, और एक शो करता है स्पिन मोशन। ठीक है बच्चों, दो तरीके के मोशन शो करता है। एक तो करता है ऑर्बिटल मोशन और क्या करता है, स्पिन मोशन करता है। ऑर्बिटल मोशन का कहने का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये सेंटर में सन है और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, ये अर्थ घूम रहा है। ये जो मान लो ये चीज जो हाथ में मार कर, ये क्या अर्थ है, ये बीच में सेंटर में क्या सन है, सन इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है। तो ये जो वाला जो मोशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्बिटल मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। और एक होता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या होता है कि मान लो ये अर्थ है, मान लो क्या है, ये एक अर्थ है और ये इस तरीके से घूम रहा है, ये सन है बीच में सेंटर में और ये इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको ऑर्बिटल मोशन बोलेंगे। और साथ में क्या कर रहा है, अपनी ही एक्सिस पर भी घूम रहा है, अपनी ही एक्सिस पर भी घूम रहा है। तो ये जो अपनी एक्सिस पर जो घूम रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन मोशन। तो दो तरीके के मोशन शो कर रहा है ना, जब सन के चारों तरफ घूम रहा है। एक तो ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन मतलब इस तरीके से मोशन कर रहा है इसके चारों तरफ, तो ये मोशन हो गया ऑर्बिटल मोशन। और उसी दौरान क्या कर रहा है, अपन अर्थ जो है अपने भी एक्सिस पर क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेशन दिखा रहा है, और रोटेशन करता 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 चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। तो ये वाला जो मोशन है अपनी एक्सिस पर घूमने वाला मोशन, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिन मोशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। और क्या होता है, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये जो एक सर्कुलर पाथ है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मान लो ये घूम रहा है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग रेड कलर से कि क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना बच्चों, क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अभी भी, तो दो तरीके के मोशन शो कर रहे हैं। कितने तरीके के मोशन शो कर रहे हैं, दो तरीके के मोशन दिखा रहे हैं। जैसे सन के चारों तरफ घूमता है तो दो तरीके के मोशन करता है। तो वो दो टाइप के जो मोशन होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जब वो घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन, एक क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन होता है,
और एक क्या होता है स्पिन मोशन। अभी समझा है इसको, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब क्या है कि ये इसके पूरे अपने ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है, ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, समझ गए? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको चार तरफ घूम रहा है तो उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, और अपनी ही एक्सिस पर घूमता जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास इस एटम के अंदर, मान लो तुम्हारे पास इस एटम के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रहा। तो क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है वो किसकी वजह से आता है उसको और बता देते हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल है, और जब जब चार्ज पार्टिकल घूमता है, मूव करता है, तो क्या होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है, समझिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना वो कैसे रिलीज होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो जब क्या करता है, चार्ज स्पीसीज जो होती है वो घूम रही होती है, तो उस दौरान क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो एमिट करता है। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई चार्ज स्पीसीज होती है, क्या होती है, जो भी कोई तुम्हारे पास चार्ज स्पीसीज होगी, चार्ज स्पीसीज होगी, उसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना बच्चों, क्या होती है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इतना समझ गया। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम है तुम्हारे पास या फिर कंपाउंड है, हम पूछे उसके अंदर पर जो मैग्नेटिज्म आता है वो किसकी वजह से आता है, उसमें आने का सिंपल एक ही रीजन है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एटम के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल होता है, उसके घूमने की वजह से क्या होते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, जनरेट होता है, समझ गए आपको। ये तो पूरी कहानी हो गई कि भाई आता किसकी वजह से है, कि भाई मैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आता किसकी वजह से, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिज्म की भी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं, तो जो सब्सटेंस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक बच्चों। एक तो होता है मैग्नेटिकली डाइल्यूट, ठीक है, और एक होता है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड, ठीक है। जो भी कोई सब्सटेंस है, मैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हो तो उसमें हम लोग सब्सटेंस की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस है वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो मैग्नेटिकली डाइल्यूट होगा या फिर वो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। मैग्नेटिकली डाइल्यूट का मतलब देखो क्या है, इसका मतलब होता है देयर इज no interaction with the center, with the neighboring center, ठीक है। इनके पास क्या होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं करता कोई भी पड़ोस में जो एटम होगा ना, क्योंकि अभी बात करेंगे इसकी, रुक जाओ अभी चर्चा कर लेते हैं इसकी, है ना। और मैग्नेटिकली इसको इतना बस जानो, क्या होता है कि मैग्नेटिकली डाइल्यूट वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हमारा कोई एक एटम होगा और उस एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा वही एटम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड का मतलब समझो, यहां पर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होता है, यहां पर इंटरेक्शंस होते हैं। अब देखो मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैग्नेटिकली डाइल्यूट का एक ही एग्जांपल है, वो है डाया मैग्नेटिक, ठीक है। डाया मैग्नेटिक जो होता है वो पूछे कैसा है, तो वो क्या मैग्नेटिकली डाइल्यूट है, ठीक है। और मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड का एग्जांपल देखो कौन कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक सुना होगा, है ना, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, ठीक है बच्चों।
तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड के हैं। अभी इसको देखो इंटरेक्शंस के पास चलते हैं। अब एक बात देखो, मैंने कोई भी एक एटम उठा लिया, मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक सोडियम का ही एक एटम उठा लिया। मान लो एक सोडियम का हम लोगों ने क्या किया, सोडियम का ही एक एटम है। अब जो एटम है सोडियम का, हम लोग एक पार्टिकल ले रहे हैं, तो उस पार्टिकल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। मान लो ये भी है तुम्हारे पास, ये इस तरीके से बहुत सारे हैं, है ना, ठीक, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, क्योंकि भाई तुम एक सोडियम का भी पार्टिकल उठाने जा रहे हो तो उसमें करोड़ों बिलियन ऑफ क्या होंगे, एटम होंगे। अब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना बच्चों, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई जो एक एटम है उसकी वजह से जो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, दूसरा एटम की वजह से उसी पार्टिकल के अंदर ये आ रहा है, 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 ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है कि इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, ये वाला जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले के साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, मैग्नेटिकली डाइल्यूट बोलूंगा। और मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके वाले के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है वो दो टाइप के, तो मैग्नेटिकली डाइल्यूट है और एक क्या होता है, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड होता है, ठीक। मैग्नेटिकली डाइल्यूट का मतलब क्या है कि जब कोई भी हमारा इंटरेक्शन नहीं होता नेबरिंग सेंटर वाले के साथ तो वो क्या होगा, मैग्नेटिकली डाइल्यूट होगा, उसका एग्जांपल है डायामैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड की बात करें हम लोग तो वहां पर क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं बगल वाले के साथ, और उसका एग्जांपल कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब देखो भाई तुम्हारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। जब कोई भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सीधी सी बात है, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ना, वो जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, डेवलप करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो इंड्यूस कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि कोई भी तुम्हारे पास चार्ज स्पीसीज जो है वो क्या कर रही है, मूविंग कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है बच्चों। जब कोई भी तुम्हारे पास एक चार्ज स्पीसीज है मूविंग करेगी तो क्या होगा, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और ये बात करी थी, है ना, क्योंकि चार्ज स्पीसीज जब जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, वो इंड्यूस करता है, ठीक है। तो चार्ज स्पीसीज जब मूविंग करेगी तो यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, समझ गए आपको, मान लो तुम्हारे पास ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है और इसके अंदर क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, मान लो क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ये चारों तरफ, अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है वो घूमेगा, हमें पता है, ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है, स्पिन मोशन शो कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, स्पीसीज है, वो मूव करेगा तो वो क्या होगा, अपने चारों तरफ एक क्या करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। अब एक बात देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डाल रहे हैं। ये सिस्टम है पूरा, एक एटम है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, उसकी वजह से क्या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। क्या करें हम लोग, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डाल रहे हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम इसके अंदर डाल रहे हो, ये जो एटम है इसको उठा करके कहां कर रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हो, तो या तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसके जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको उससे क्या कर लेगा, पूरा को अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करे, इसके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, रिपेल करे। समझ गए बात को। तो जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो जनरेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तुम इधर से ये डाल रहे हो और इसके अपोजिट से क्या होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में इसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसको जब हम उठा करके क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होगा, इस वाले के अपोजिट होगा। इस वाले के क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट होगा। तो जब अपोजिट होगा तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जब रिपेल करेगा तो उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, डायामैग्नेटिज्म है, ठीक है। अब देखो
जब भी तुम्हारा क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। समझ गया? तो किसको अपोज कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। उसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डाया मैग्नेटाइजेशन। समझ गया आपको? क्या बोलते हैं उसी फिनोमेना को हम लोग, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डाया मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो डाया मैग्नेटाइजेशन होता है वो किसी वजह से क्यों अपोज करता है, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को क्यों अपोज करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी फिनोमेना को हम लोग डाया मैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गया आपको? क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इसको रिपेल्ड करते हैं, रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए बात को? क्या करते हैं, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो सब क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज, ये तो हो गया डायमैग्नेटाइजेशन। एक पैरामैग्नेटिज्म भी देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो भी कोई एटम होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब उसको उठा के तुमने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला है तो सिस्टम को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, और ये जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो क्या है कहानी, कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, बड़ी सोचने वाली बात है, कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, साथ साथ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो फिर क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो फिर वो क्या करेगा, उसी सिस्टम के अंदर एक ही एटम के अंदर तुम्हारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिज्म कहलाएगा या डायमैग्नेटिक कहलाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो उसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सोडियम के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। देखो सोडियम Na+ लेते हैं। ठीक है, Na+ सोडियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। Na के ऊपर प्लस आ गया, समझ लो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या है 2p6 है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ देखो सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल फील्ड भरा हुआ। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, क्योंकि s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, p भी पूरा फुल फील्ड है। तो सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, ये जो सोडियम प्लस जो तुम्हारा है वो क्या है, डाया मैग्नेटिक है। ठीक है ना बच्चों, क्या है, डाया मैग्नेटिक है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई, क्योंकि सब पेयर्ड ही दिख रहे हैं। अब देखो दूसरा हम लोग केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, मैं सिर्फ नॉर्मल सोडियम एटम ले रहा हूँ। सोडियम एटम ले रहा हूँ तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ 1s2, यहाँ 2s2 और ये 2p6 और यहाँ होगा 3s1 होगा। क्या होगा, 3s1 होगा। अब एक बात देखो, यहां से यहां तक ये क्या है, इतना तो पोर्शन पेयर्ड है, ये सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां देखो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, देखो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, कि s के अंदर 2 है, s के अंदर 2 है, p भी 6 है भरे हुए, तो ये सब तो फुल फील्ड भरा हुआ है। ठीक है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन s के अंदर क्या एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, तो ये क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो परेशानी कहां पर आई, परेशानी यहां पर आ गई कि एक ही एटम के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो भाई होगा क्या, अब ये जो सिस्टम है सोडियम प्लस वाला, जो सोडियम एटम है, वो डायमैग्नेटिज्म कहलाएगा या पैरामैग्नेटिज्म कहलाएगा। और जो डायमैग्नेटिज्म कहलाया तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अंदर इसको उठा करके डालेंगे तो इसको रिपेल करेगा। ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिज्म हुआ तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब एक बात सुनते रहना, जब जब ऐसी कंडीशन दिखे, जब जब ऐसी कंडीशन दिखे, तो यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हो, हजारों होते,
उसी सिस्टम के अंदर सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो जाता ना, तो एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ही तगड़ा क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसकी वजह से जनरेट होता है। समझ गया? तो एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से, सारे इलेक्ट्रॉन भूल जाओ तुम, हजारों होते जब भी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इससे बहुत तगड़ा होगा तो वो क्या होगा, सिस्टम उसको अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला सिस्टम क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल भाषा में एक ही बात है कि सिस्टम के अंदर चाहे हजारों पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पेड़, सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन भी हुआ उसके अंदर बच गया तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो हो गया वो क्या हो गया, पैरा हो गया। ठीक है, डाया नहीं होगा, डाया से ज्यादा क्या होगा, पैरा वाले का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, पावरफुल। तो एक बात लिख लेते हैं यहां पे कि जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से। समझ गया आपको? पेड इलेक्ट्रॉन का जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो उससे बहुत ही ज्यादा होगा किसका, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक। ठीक है, तो फिर सिस्टम तो उसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल दिया कि सिस्टम के अंदर देखो पेड इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन पेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो हमेशा ही क्या होगा, इस तरीके जहां पर सिस्टम है हजारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर भी जब भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ही तगड़ा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद उसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है ना, CO कोबाल्ट H2O की होल पावर 6। ठीक है, और यहाँ पर है +2। ठीक है, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो सबसे सिंपल है, देखो ये सब तो आता है करना है ना, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़े थे। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27, इसको लिखने का तरीका है 4s2, ये 3d7, इसको लिख दो इस तरीके से 3d7 4s2, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब देखो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है कोबाल्ट के ऊपर, +2 आ रहा है, निकाल लेना इसको। ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ से 3d7 4s0 बन गया, कोई दिक्कत? अब देखो D7, और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, तो 2 ऊपर चले जाते थे इसमें और 3 नीचे रहते थे। ठीक है, और D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। ठीक है, और एक बात देख लो यहाँ पर जो H2O है वो क्या है, एक वीक लिगेंड, वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग भी नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो देखो कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 3 है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये सिस्टम ओवरऑल क्या हो गया, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करे तो ये सिस्टम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये वाला जो कंपाउंड है तुम्हारा वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, इस तरीके से हम लोग, चाहे यहाँ पर वीक लिगेंड दे रखा था, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया होता जब भी हम लोग रख के देख सकते थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग चलते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, इसको देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में देखो क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले एक चीज जस्ट आइडिया दे दे रहे हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे पास मान लो भाई ये तुम्हारे पास कोई भी एक एटम है। ठीक है, एक ए टाइप का एटम है, एक ए टाइप का एटम पड़ा हुआ है इसके अंदर। अब जब एक ए टाइप का एटम है तो उसमें क्या होगा, मान लो भाई हम लोगों ने, मान लो एटम छोड़ो, हम लोगों ने एक पार्टिकल ले लिया। मान लो अभी बताया तो सोडियम का एक पार्टिकल लिया था, इसी तरीके से क्या किया हम लोगों ने, एक पार्टिकल ले लिया किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, उसके अंदर तो बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एटम होंगे, तो मान लो भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उस एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम होने की वजह से क्या होगा, इस तरीके से हम लोग इसको ग्रुप ऑफ, मतलब क्या होगा, मान लो भाई इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा ये सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढ एटम पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ, एटम पड़े हुए हैं इस तरीके से, बहुत सारे करोड़ों बिलियन ऑफ एटम है। ठीक है बच्चों, करोड़ों बिलियन ऑफ एटम है। तो एक एटम की वजह से सबका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी वजह से भी जनरेट हो रहा होगा, इसकी वजह से इसकी सबकी वजह से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने उठाया, थोड़े ग्रुप बनाए इसमें से, और एक ग्रुप को उठा करके मैंने बोल दिया कि ये सिस्टम हो गया। इसको मैं बोलता हूं डोमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ एटम का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है मैंने एटम के क्या कर दिए, ग्रुप ऑफ एटम को लिया, क्योंकि इतने मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बनाएंगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एटम का ग्रुप ऑफ एटम लेकर के उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। एक डोमेन ये आ गया, फिर दूसरे का डोमेन ये आ गया, तीसरे का ये आ गया, चौथे का ये, इस तरीके से क्या है, ये अरेंज हो रखे हैं पूरे इस पार्टिकल के अंदर। ये समझ गया डोमेन की कहानी। तो ये जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ एटम का मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारे एटम का वजह से होगा, तो सबको क्या कर दिया, ये डोमेन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है सिस्टम, इसकी भी कहानी सुनते रहना, कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस होगी तो इस तरीके से अरेंज होंगे उसके अंदर, ये जो सारे डोमेन हैं इस तरीके से अरेंज होंगे इसके अंदर। जब क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, अब्सेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये इस तरीके का सिस्टम क्या है, देख रहे हो, किसी की डायरेक्शन डोमेन के ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है, किसी की इधर जा रही है, किसी की इधर जा रही है, किसी की तिरछी जा रही है, किधर जा रही है ना, सबकी क्या है, अलग अलग डायरेक्शन है। अलग अलग डायरेक्शन कब होगी, इफ अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए आपको, जब मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, अब्सेंस होगी, कोई प्रेजेंस नहीं होगी, तो वहां पर क्या होंगे, उस दौरान किसी की डोमेन की डायरेक्शन इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी जा रही होगी। ठीक है, लेकिन अब सुनते रहना, जब इसी सिस्टम के अंदर अभी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, बाहर से डाला हुआ था, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डाला, तो क्या होगा उसको देखो। जब इसी के अंदर जो है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको H0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं उसको H0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम लोग H0, व्हेन H0 अप्लाइड, H0 अप्लाइड का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब H0 को अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 3 केस बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले केस 1 पढ़ लेते हैं कि केस 1 क्या है। तो केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि जितने भी डोमेन है जिनकी डायरेक्शन ऊपर नीचे इधर इधर जा रही है, सबकी डोमेन की डायरेक्शन, उसमें क्या हो, केस फर्स्ट में क्या होगा, जब हम लोग बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, कि जितने भी डोमेन है सबकी डायरेक्शन क्या हो, एक ही दिशा में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में सब चले जाए। ठीक है, पहले क्या थे, सबके सब धू 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 धू, इधर अरेंज थे उधर अरेंज थे। ठीक है, मान लो भाई बहुत सारे आर्मी के लोग थे, वो क्या थे, इधर उधर टहल रहे थे, भटक रहे थे, जैसे कर्नल आया, देखते के साथ ही सब क्या होगा, एक ही लाइन में आ गए। समझ गए बात को। तो यहां पर देखो क्या है, सबकी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में हो गई। तो केस फर्स्ट के अंदर क्या है, जब तुम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हो तो सबकी डायरेक्शन एक ही दिशा में हो गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं जिसके अंदर डोमेन की डायरेक्शन क्या हो जाए, एक ही डायरेक्शन के अंदर चले जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरो मैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक। ध्यान रखना, बहुत पूछे जा सकते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को फिर से अप्लाई कर रहा हूं, H0 को अप्लाई कर रहा हूं, तो केस सेकंड देखो क्या है। केस सेकंड ये है कि उसके अंदर क्या हो, अनइक्वल नंबर में अरेंज हो जाए। कोई क्या है, मतलब पहले क्या था, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं थी, तो कोई इधर 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 ऊपर नीचे जा रहा था। समझ गया आपको। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया तो देखो क्या बन रहा है, यहां पर जो है सिस्टम, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। कहने का मतलब है कि भाई पहले क्या था, एक ये था इधर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर जा रहा था, बिना जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो केस सेकंड के अंदर क्या हो गया, एक ऊपर चला गया, एक का डोमेन ऊपर, एक का क्या हो गया, नीचे चला गया। समझ गया, तो इस तरीके की कंडीशन बन गई। तो जहां पर इस तरीके की कंडीशन हो जाए, जिसमें क्या हो, अपोजिट हो जाए डोमेन एक दूसरे के साथ, क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। कहने का मतलब है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पर ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेट।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो इसका एग्जांपल देखो, MnO मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो इसका एग्जांपल है किसका? एंटी फेरो। थर्ड केस देखो क्या बन सकता है? थर्ड केस ये है कि जब हम लोग H0 को अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 केस बन रहे हैं, 2 केस पढ़ चुके हैं, तीसरा केस देख रहे हैं। तो केस थर्ड ये है कि इसके अंदर क्या है? अनइक्वल नंबर में जाएंगे। किस में जाएंगे? ये जो डोमेन होंगे वो क्या होंगे? अनइक्वल नंबर में जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा? एक जो है वो बच जाएगा, एक बच जाएगा, और वो जो एक बच जाएगा उसी की वजह से क्या होगा? इससे एंटी फेरो से वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? इसका नाम दे देंगे हम लोग फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो फेरी मैग्नेटिज्म का, वो है Fe3O4। इस एग्जांपल को ध्यान रखना, जो Fe3O4 जो है वो किसका है? फेरी मैग्नेटिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस जो थे उसमें क्या था? जो मतलब जब अब्सेंस थी मैग्नेटिक फील्ड की, कोई प्रेजेंस नहीं थी, तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो इधर उधर भटक रही थी, सबके सब डोमेन इधर उधर जा रहे थे। और डोमेन क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ एटम होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको हम लोग एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 3 केस बन रहे हैं। एक केस क्या है कि सबके सब क्या है? एक ही डायरेक्शन में चले गए, उसको फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल आयरन कोबाल्ट निकल, फीकोनी से याद कर लेना। केस सेकंड क्या है कि इसमें क्या है? अनइक्वल नंबर में ऊपर नीचे चले गए, क्या है? इक्वल नंबर में क्या हो गए? एक दूसरे के डोमेन चले गए इक्वल नंबर में। लेकिन यहाँ पर फेरी मैग्नेटिज्म क्या है? अनइक्वल नंबर में, अनइक्वल नंबर में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन एक क्या हो गया? ऊपर की डायरेक्शन में रह गया, एक बच गया फालतू एक्स्ट्रा। अनइक्वल नंबर में क्या हो गया? अपोजिट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? Fe3O4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। तो देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ज्यादातर जो है ना वो रिलेशन की बात करेंगे, इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। ज्यादातर जो यहाँ पर जो भी फार्मूले यूज होंगे ना वो सब फिजिक्स से आए हुए फार्मूले हैं। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख के बस समझेंगे थोड़ा बहुत, और एक डायग्राम समझेंगे उसी से रिलेटेड, उसको समझ के सीधा ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका ऐड करेंगे। ठीक है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछी जा सकती है फार्मूले में। ठीक है, और साथ में जो है वो ग्राफ भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आज से पहले पूछा जा चुका है दोनों चीजें, इसलिए पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो क्या है, इक्वेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। डेल्टा H इक्वल टू B माइनस H। ठीक है, B माइनस H। अब देखो सबसे पहले B क्या है? B जो होता है ना वो है एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर जो H है, H जो है वो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और तो बात आती है कि डेल्टा H क्या है। डेल्टा H देखो क्या होता है, सुनते रहना। डेल्टा H जो होता है क्या है कि भाई कोई तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज है, वो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रहा है, और तुम बाहर से क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डाल रहे हो। बाहर से क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डाल रहे हो। कहने का मतलब है, एक बार समझ लो कि तुम्हारे पास ये सिस्टम है इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस की वजह से और इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहा है? अपना इधर चारों तरफ क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से ये डेवलप कर रहा है। समझ गया आपको? अब बाहर से तुम क्या कर रहे हो? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो। बाहर से क्या करो? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो, जिसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि H क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? B से।
अब तुम बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो तो ये कितना नेट पहुंच रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही क्या होता है डेल्टा एच। समझ गया आपको डेल्टा एच क्या है? तो डेल्टा एच जो होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पहुंच रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही क्या होता है डेल्टा एच होता है। ठीक है, कहने का मतलब है इसने अपना एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया और बाहर से तुम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालो, कुछ तो इसको अपोज करेगा। इसने क्या करा, मान लो तुमने यहां से 10H दे दिया, ठीक है, 10 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया बाहर से, और तुम यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हो ना, सिर्फ 5 ही हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है, 5H ही पहुंच रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 कहां चला गया, 5 कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि तुमने दिया जितना है उतना तो इस इलेक्ट्रॉन में पहुंच ही नहीं रहा, नहीं पहुंच रहा, तो कहां जा रहा है? ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो जो नेट पहुंच रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एच। तो यहां पर जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, इज द नेट फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच होता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो, अब ये जो डेल्टा एच जो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, यहीं पर लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है, कि जो डेल्टा एच मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, आई की टर्म में उसको क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि हम लोग जो डेल्टा एच को मेजर करते हैं किसकी टर्म में मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो क्या है, एक और फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, वो फिजिक्स से आया हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू 4 पाई आई इक्वल टू, ये क्या इक्वल टू बी माइनस एच के बराबर है। किसके बराबर है, बी माइनस एच के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है कि आई, एक काप्पा को डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे काप्पा, वो क्या होता है, आई बाई एच होता है। ठीक है, आई बाई एच होता है। तो यहां पर आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और एच क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा कप्पा है वो क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यही क्या है तुम्हारा कप्पा है। तो इसको मैं लिखना चाहूं कप्पा क्या होता है, तो ये जो कप्पा होता है तुम्हारा वो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। समझिए तो क्या है, पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यही तुम्हारा क्या है, कप्पा है। इस इन रिलेशंस को ध्यान रखना, समझिए आपको, इन रिलेशन को क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, कि इतने टर्म को देखो, इतने टर्म को इसे उठा रहे हैं बस। ठीक है, कि 4 पाई आई जो है वो बराबर है किसके, बी माइनस एच के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं, किससे, एच से डिवाइड लगा रहे हैं। किससे डिवाइड लगा रहे हैं, एच से। तो आई बाई एच इज इक्वल टू बी माइनस एच, इसके नीचे भी एच और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों बात को, कि पूरी इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, ये वाली इक्वेशन देखो, इसको क्या कर दिया, एच से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इस वाली फॉर्म के बाद देखो क्या आता है। अब एक बात देखो, यहीं पर ये जो आई बाई एच है, इतने पार्ट को देखो, ये जो आई बाई एच है, इसी को क्या बोला था, कप्पा बोला था ना। कप्पा क्या होता है, आई बाई एच का मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोल रहे थे कप्पा।
अब यहाँ जो 4πi/h है उसको देखो, 4πi/h को क्या बोला था, कप्पा इज इक्वल टू फिर b/h इज इक्वल टू b/h माइनस h से h गया तो क्या आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इस इक्वेशन को उतारो। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो कप्पा है, जो कप्पा है, ठीक है, ये इसको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, जो ये कापा होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, कप्पा को वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं इस कप्पा को। एक और नाम होता है कप्पा का, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं कप्पा को। अब ये जो कप्पा है वो किसकी टर्म में है, वॉल्यूम की टर्म में है ना। कप्पा को क्यों बोला वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम की टर्म्स में। अब यहां देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। और जो कप्पा है वो भी क्या है, वॉल्यूम की टर्म में, तो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम खत्म ही हो जाएगा, तो इसके नीचे मैं डेंसिटी लिख सकता हूं। जब इसको डेंसिटी भाग लगा देंगे तो यहां पर आ जाता है काई। ठीक है, और ये जो काई होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काई को, इस काई को बोलते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास। इसको मास के टर्म में क्यों कर दिया, क्योंकि देखो कप्पा जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कप्पा का एक और नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि इसको हम लोग वॉल्यूम की टर्म में ही कप्पा को मेजर भी करते हैं, इसलिए बोलते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। और जो डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी पूरी वॉल्यूम की टर्म में होती है, तो कप्पा भी वॉल्यूम है और नीचे डेंसिटी भी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। तो इसका कप्पा का जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी के वॉल्यूम से तो खत्म हो गया, तो पूरा का पूरा किसकी टर्म में आ गया, ये मास की टर्म में नहीं आ गया। और इस कप्पा को जब डेंसिटी से डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास एक नया टर्म आ जाएगा, एक्स काई। क्या आ जाता है, काई आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो आगे, अब देखो यहां पर, अब ये जो है वो पर यूनिट मास में है। ये जो काई है वो क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास में। और हमें पता है जब भी हमें मोल्स की टर्म में, मोलर की मास की टर्म में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास से भाग लगा देते हैं, कोई भी मास होता है। तो यहाँ पे देखो जो भी काई आया हुआ है ये, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पर यूनिट मास को, उसको जो हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा काई एम के अंदर। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, ये जो काई एम है इसको बोलते हैं हम लोग मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, किस क्या बोलते हैं इसको, ये जो काई एम है इसको क्या बोलते हैं, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट देखो, इतना समझ गए, ये काई एम समझ गए, काई एम क्या होता है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो फिजिक्स के पास चलते हैं, थोड़ा फिजिक्स से हम लोग कुछ फॉर्मूले लेके आते हैं। फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ फिजिक्स है वो फॉर्मूला बस लेके देख रहे हैं फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक है, फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, वो जो फॉर्मूला होता है काई एम का, जो अभी देखा था, काई एम क्या होता है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से आता है। इसका फॉर्मूला होता है एन नॉट न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3kT। समझिए, तो 3kT। अब यहां पर देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले देखो ये जो न्यू होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो न्यू है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट। और एन नॉट जो है वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एन नॉट क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो के है उसको देखो, के जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन
मैन कांस्टेंट। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और के जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R/N0। समझिए आपको आर क्या होता है, यहाँ से आर जो होता है वो रिवर्स कांस्टेंट होता है या फिर गैस कांस्टेंट बोलते हैं। समझिए आपको, तो इसका फार्मूला हो गया के का। अब एक बात देखो, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? R/N0 होता है, और इसको उठा के हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो जो काई एम बनेगा वो देखो क्या है, N0 और न्यू स्क्वायर। न्यू क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहाँ क्या है? 3 के की जगह क्या होगा? R/N0 होगा, और यहाँ पे क्या रख देंगे? टी रख देंगे। समझ गए बच्चों बात को? अब नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। आगे देखो क्या है, ये वाली इक्वेशन देख रहे हो, इसमें जो चीज डिवाइड में है यहाँ पर N0, ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो इसको देखो किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। काई एम मतलब क्या है? मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। N0 को ऊपर भेजेंगे तो ये तो N0 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन गए? N0 स्क्वायर डॉट, ये क्या हो गया? न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 R और T, R/T। ये वाली फॉर्म बन गई एक। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, यहां से हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको पूरा को रफ करते हैं और यहां से क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, और यहां से हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे थे फॉर्मूला हम लोग, काई एम इक्वल टू, और यहाँ क्या था? N0 स्क्वायर डॉट, और यहाँ पर न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 R/T। ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। हमें ये निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो इन सब चीज़ों को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? काई एम, ठीक है, 3 R/T, ये डिवाइड में इधर आते मल्टीप्लाई में, 3 इंटू R इंटू टी, और ये चीज़ इधर है तो ये कहाँ जाएगा? N0 स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा? न्यू स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, न्यू निकालना है, तो न्यू स्क्वायर, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसको इधर ले गए आ गए, तो क्या हो गया? अंडर रूट में आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर, इसको उतारो तो, अब यहां देखो क्या है, ये वाला टर्म देखो, एक तो N0 स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। समझ को? चेंज किस किस को कर सकते हैं? एक तो काई एम मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, और साथ में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें कांस्टेंट है इसको बाहर उठा के ले आओ। अंडर रूट में क्या गया? 3R डिवाइड बाई N0 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ये वाला पूरा पोर्शन है कौन सा? काई एम इनटू टेम्परेचर T। ये किसके बराबर है? न्यू के बराबर है, ठीक है। और न्यू के ऊपर क्या करते हैं? वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। वेक्टर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको न्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर इस वाले टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कांस्टेंट पूरी वैल्यू वगैरह रख के सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इतना पार्ट, इतने पार्ट को देख लो, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.8, और ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है उसको एज इट इज रहने दो। अंडर रूट में काई एम इंटू टी टेम्परेचर, ये क्या होता है? न्यू वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां देखो, इतना समझ गया। अब एक बात देखो, एक रिलेशन बना रहा है यहां से, ठीक है। एक रिलेशन देखो क्या है, जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसको यहां लिखते हैं, ठीक है। इस बात को, जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, देख रहे हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना टेम्परेचर के। इसी को बोलते हैं, ये जो लॉ है ये क्यूरी ने दिया था, क्यूरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूरी लॉ। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग? क्यूरी लॉ बोलते हैं। अब देखो यहां से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं यहाँ से, तो एक कांस्टेंट आ जाता है
वो आता है C डिवाइड बाई टी। समझे? तो जब हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा रहे हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो C कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं हम लोग क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ हम लोग प्लॉट देखेंगे। ये तो कुछ फार्मूले ध्यान रख लेना, ये वाला फार्मूला पूछा गया है क्यूरी लॉ का। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से टिक हो जाएंगे। ठीक है, फार्मूला ध्यान रखना। और ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉ आया था वो क्यूरी लॉ का, वो इस वाले फार्मूले से आया था। ठीक है, और ये जो पूरी थ्योरी है वो क्या है? फिजिक्स से आई हुई है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो हमें वहां नहीं जाना, मैं सीधा फार्मूले पे टिक पहुंचना। और यहाँ से एक रिलेशन देखना, काई एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो नया कॉन्स्टेंट आ रहा है सी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग चलते हैं कुछ प्लॉट देखेंगे। ठीक है, वो प्लॉट देखो किस किस के बीच में बनेंगे। एक तो काई एम और टेम्परेचर के बीच में देखेंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रीजन वो रिलेशन है काई एम और टेम्परेचर के बीच में। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो ये चीज घट जाएगी, है ना, और काई एम बढ़ाओगे तो वो चीज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो तो हमें पता है बचपन से, है ना। अब देखो हम लोग चलते हैं कुछ ग्राफ के ऊपर। ग्राफ इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ये फॉर्मूले भी आए हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो हम लोग चलते हैं काई एम, और यहाँ पे चलते हम लोग टेम्परेचर के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इधर जाने पे क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊपर जाने पे क्या है? मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम बढ़ेगी। तो जब तुम टेम्परेचर को इस वाले टर्म को पूरे को क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो ये तो ऑटोमेटिक घटेगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो हमारा प्लॉट आएगा वो आता है इस तरीके से कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काई एम की वैल्यू, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घट रही है। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन देखो जो आता है, इसको रफ कर रहे हैं ना, यहीं से रिलेशन बनेगा वो भी। इस बार जो हम लोग प्लॉट देख रहे हैं वो देखो किसके बीच में देखेंगे। इस बार जो हम प्लॉट देख रहे हैं, इस बार तो डायरेक्ट काई एम और टेम्परेचर के बीच में देखा था, इस बार 1 अपॉन काई एम कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? देखते हैं ना, 1 अपॉन काई एम के बीच में, और इधर टेम्परेचर के बीच में प्लॉट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लॉट आता है ना वो इस तरीके से आता है। ठीक है, ये पूछे मिला हुआ नहीं होता, ये जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है पहुंचना। तो यहाँ से ये जो प्लॉट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं कहीं किसी कभी कभी यहाँ से दे दिया जाए तो टिक कर लेना आंसर। ठीक है, वैसे होता है यहीं से, क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो जो प्लॉट आता है 1 अपॉन काई एम, और जो टेम्परेचर के बीच में, उसका ध्यान रखना, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन आता है, बस स्ट्रेट लाइन में वो ओरिजिन से शुरू मत कर देना। और जो दे रखा होगा वहां पर एग्जाम में, नहीं कोई ऐसा दे रखा होगा प्लॉट, फिर तो टिक यही कर देना। ठीक है, नहीं तो बाकी यही होगा। सही रीजन यही है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? 0 केल्विन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वहां पर पहुंचना। अब देखो ये तो 2 प्लॉट हो गए जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और पूछे भी जा चुके। अब देखो एक चलते हैं, क्यूरी लॉ ने जो अपना एक ग्राफ दिया था उसके ऊपर चलते हैं। देखो वो जो ग्राफ था वो कैसा था? 1 अपॉन काई एम और जो टेम्परेचर है उसके बीच में इन्होंने प्लॉट किया था। किसने? क्यूरी, एक साइंटिस्ट थे, क्यूरी लॉ जो दिया था उन्होंने प्लॉट किया था। तो उन्होंने देखा था कि भाई जो पैरामैग्नेटिक का जो ग्राफ आया था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ, वो इस तरीके से आया था। ये जो ग्राफ है वो किसका है? पैरामैग्नेटिज्म का है। इसी को बोलते हैं उन्होंने क्यूरी लॉ। ये जो है वो क्यूरी लॉ है पूरा का पूरा, जो प्लॉट करेंगे। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिज्म का ग्राफ आया था वो ऐसा आया था। ठीक है, फेरो का ऐसा आया हुआ था, और जो एंटी फेरो है उसका ये आया था, इस तरीके से प्लॉट आया हुआ था। ठीक है, तो क्यूरी लॉ जो है उन्होंने क्या करा? ग्राफ बताया था। तो ग्राफ देखा 1 अपॉन काई एम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया, तो देखा कि जो फेरोमैग्नेटिज्म का ग्राफ आ रहा है प्रैक्टिकली देखा था। ठीक है, कि वो ऐसा आ रहा था, और जो पैरामैग्नेटिज्म वो ऐसा आया था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और जो एंटी का था वो ऐसा आया हुआ है। ठीक है, अब एक बात देखो, मैं इसको पीछे मिलाऊं तो ये इधर आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ मैच कर रहा है, और इसको मिलाऊं मैं इसको सही से तो ये ऐसे आ रहा था ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था, बना रहे हैं इसको सही से, और ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। किसका? पैरामैग्नेटिज्म का। तो मैंने इस वाले प्लॉट को पीछे मिलाया तो यहाँ ओरिजिन पे मिल रहा था। ठीक है, और फर्दर इस वाले को भी सही से बना लो। ठीक है,
तो इसको हम लोग पीछे कर दे रहे हैं इधर, ठीक है। ये क्या है, 0 होता है, 0 से इधर पॉजिटिव में जाएगा तो नेगेटिव में, और इसको जब हम लोग पीछे मिलाएं तो ये इधर आ रहा था, समझ आपको। तो जब हम लोग इसका ओरिजिन टच कर रहे थे तो यहाँ आ रहा था, और इसको पीछे मिला रहे थे तो यहाँ आ रहा था, और इस वाले को पीछे मिला रहे थे तो यहाँ आ रहा था। तो एक बात देखो, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में ये जो एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक का जो ओरिजिन है और इस वाले का जो एंटी फेरोमैग्नेटिक का जहां पे हम लोग पीछे मिला करके देखे थे वहां पर, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो उसको हम लोग बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा का गैप है ना। थीटा मतलब थीटा जो होता है वो टेम्परेचर होता है। थीटा क्या है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक से एंटी पैरामैग्नेटिक जाने के लिए हमें थीटा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, थीटा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जब पैरा से हम लोग एंटी फेरो में जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो, इस वाले को देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है वो भी कितना है, हम लोग इसको थीटा से मार्क करें। थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस को बता रहा है कि जब मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल रहा हूं तो मेरे को थीटा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ये इधर से कम था और इधर से इधर जाने पे पॉजिटिव में जा रहे हैं तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे ना, तो थीटा टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, समझ आते हो। तो ये जो बात थी वो क्यूरी जो थे वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि भाई टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट है मैग्नेटिज्म के ऊपर, कि देख रहे हो कि तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की तरह बिहेव कर रहा है ना। और ऐसे देखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका ये टेम्परेचर कम है, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कहां पे आ जाएगा, ये किसकी तरह ग्राफ दिखा देगा, पैरामैग्नेटिज्म की तरह दिखा देगा। तो इन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंसी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कोई भी सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिज्म है वो, लेकिन वो बिहेव कर सकता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की तरह, जब वो टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए। और जो कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसका जब हम लोग टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो बिहेव कर सकता है किसकी तरह, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये इस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे टेम्परेचर का जो फैक्टर था कि क्यों हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो जो सब्सटेंस का जो नेचर है वो भी क्या हो रहा है, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करे। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वेस। तो उन्होंने इसी पूरे थ्योरी को क्या करा, इन्होंने सब कुछ जो बताया था, ठीक है, उसी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया और इसी के बेस पर रख दिया। इसका नाम उन्होंने जो दिया था वो क्यूरी-वेस लॉ दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर चलते हैं। तो फेल होने का सिंपल रीजन यही था क्यूरी लॉ का, कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी को नहीं बता पाए थे किसी भी सब्सटेंस की, कि कोई भी सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की तरह भी बिहेव कर सकता है, या फिर पैरामैग्नेटिक है तो वो फेरोमैग्नेटिज्म की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, क्यूरी वेस साइंटिस्ट थे वैसे, इन्होंने उसी थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया तो इस लॉ को लिख दिया क्यूरी-वेस लॉ, ठीक है। और इन्होंने एक फार्मूला दिया था, काई m = c/t - थीटा। उन्होंने क्या कहा, उसी इक्वेशन में क्या कर दिया, और ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है, समझा। तो जब तुम टेम्परेचर, ये टी क्या है, वो भी टेम्परेचर है, माइनस थीटा, ये थीटा वाला टेम्परेचर कौन सा है, थीटा जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई तुम कितना चेंज कर रहे हो, वो वाला टेम्परेचर है, ठीक है। वो देखा था कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच का जो गैप था वो थीटा का, तो वही वाला गैप हम लोग यहाँ पे थीटा पे रखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस जो रखते हैं, ठीक है। अब देखो क्यूरी-वेस लॉ ने क्या किया था, एक प्लॉट बनाया था, उस प्लॉट को देख लेते हैं वो कैसा था। वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। इन्होंने जब देखा था कि जब 1/m के बीच में जो प्लॉट था वो और टेम्परेचर के बीच में जो प्लॉट था वो देखा इन्होंने, तो देखो कैसा आया था 1/m और टेम्परेचर के बीच में। तो वो जो प्लॉट आया हुआ था, तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का तो प्लॉट जो आया था वो इस तरीके से था, ठीक है। वो सब एक्सपेरिमेंट से कैसे आया था। और जो एंटी का आया हुआ था, ये तो पैरामैग्नेटिक का, ये एंटी का है, और जो फेरो का आया हुआ था कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो ये वाला जो प्लॉट है ये वाला देख लो, ये वाला, ये तो है एंटी का, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या है, ये है पैरा का, और ये वाला जो है वो है फेरो का। फेरो एंड फेरी दोनों का प्लॉट एक जैसा ही आ रहा था, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, को दिक्कत। अब यहां देखो, ये वाला जो प्लॉट है, फर्स्ट वाला जो ये प्लॉट आ रहा है,
वो किसका है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ आ रहा है। सेकंड वाला जो ग्राफ आ रहा है वो किसका आ रहा है, इस तरीके से पैरामैग्नेटिज्म का आ रहा है। और जो थर्ड वाला ग्राफ देख रहे हो ये किसका आ रहा है, ये फेरो एंड फेरीमैग्नेटिज्म का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की लाइन से वो मार्कर से चला है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हो सारे प्लॉट एक जैसे पैरेलल आ रहे हैं, फेरो का भी, पैरा का भी और एंटी का भी आ रहा है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बिहेव कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद इस वाले टेम्परेचर के बाद। तो इस वाले टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से, समझिए आपको। ये जो टीसी होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। टीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब यहाँ देखो एक बात देखो, इस वाले को और देखो, इसको जब मैं यहाँ मिला रहा हूँ इधर, तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये कैसा लग रहा है कि जो हमारा इस पॉइंट के बाद जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है वो बिहेव कर रहा है पैरामैग्नेटिज्म की तरह, लग रहा है ना। तो इस वाले टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग टीएन, इसको टीएन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किससे, टीएन से। टीएन जो होता है वो होता है नील्स टेम्परेचर। तो दो चीज समझा हम लोगों ने यहाँ पे, एक तो टीसी को समझा क्यूरी टेम्परेचर, एक यहाँ पे टीएन को समझा। टीएन का होता है नील्स टेम्परेचर। तो टीएन जो टीसी जो होता है वो क्यूरी टेम्परेचर होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर को पूछे तो सिंपल है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरफ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ, समझ गया। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। नील्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है उसके बाद क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, नील्स टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एबव टीसी, टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर के आगे। जब क्यूरी टेम्परेचर से आगे चले जाएं तो फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक और जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। एबव टीसी, तो जो भी फेरोमैग्नेटिक एंड जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना बच्चों, वो बिहेव कर रहा है एज अ पैरामैग्नेटिक। वो पैरामैग्नेटिक की तरह क्या करने लग जाता है, सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है जब क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और जो टीएन टेम्परेचर मतलब नील्स टेम्परेचर, एबव टीएन टेम्परेचर, जब टीएन से नील टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होगा किससे, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होगा बिहेव एज पैरामैग्नेटिक। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, समझ गया आपको। तो ये बच्चों पूरी कहानी थी किसकी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की पूरी कहानी थी। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी पोर्शन पढ़ाया गया है, ठीक है। पूरा उम्मीद है कि ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में जो फॉर्मूले थे उनको ध्यान रख लेना, फॉर्मूले ना तुमसे डिराइव कराए जाएंगे नो कुछ, उसको सीधा सिंपली याद रख लेना, ठीक है। और वो जो लास्ट में क्यूरी लॉ जो था वो ध्यान रख लेना, क्यूरी वेस लॉ का फॉर्मूला ध्यान रख लेना। वो जो वेस लॉ दिया हुआ था उसका फॉर्मूला सीधे पूछे गए हैं, ग्राफ सीधे पूछे गए हैं। ये पूछ सकता है क्यूरी टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर क्या होता है, नील्स टेम्परेचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अभी जो मैग्नेटिज्म है अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो अभी एक दो चीज़ें और बची हुई हैं, उसमें स्पिन ऑर्बिटल मोशन वगैरह, ऑर्बिटल मोशन वगैरह हमें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान